एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया एंड वेलकम टू माय सीरीज व्हाट्सअप विद लॉ, जिसमें हम हर महीने देश और दुनिया में होने वाले इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स को बहुत ही सरल, सुंदर और आसान भाषा में आपको समझाते हैं ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को समझ सके और समझकर आगे समझा भी सके। तो अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एलएलएम के लिए, तो ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने 6:1 की मेजोरिटी में जजमेंट दिया। इस केस में क्वेश्चन ये उठा था कि क्या पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए या फिर उनकी स्पेसिफिक नीड्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि क्या शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन अलाउड है या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट चीजें कही। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनस क्लास नहीं है, उनमें डिफरेंसेस है। तो स्टेट शेड्यूल कास्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में, मतलब उनका सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। दूसरा, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो SC ST रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो पीछे रह गई कम्युनिटीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे। तीसरा, कुछ जस्टिसेस ने ये भी कहा कि स्टेट को एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिसमें SC ST कैटेगरी के जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें अफर्मेटिव एक्शन से अलग किया जाए, और यही ट्रू इक्वालिटी अचीव करने का तरीका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसे आप शेड्यूल का सब क्लासिफिकेशन केस के नाम से याद रख सकते हैं। दूसरा है चेंजेस इन वक्फ लॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया है जो 29 ईयर्स ओल्ड वक्फ एक्ट में 40 चेंजेस प्रपोज करता है, इंक्लूडिंग इट्स गवर्नेंस एंड रेगुलेशन। तो पहले हम ये समझेंगे कि वक्फ क्या होता है और फिर अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। तो वक्फ एक रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली इन द नेम ऑफ गॉड दान की हुई कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जिसे वक्फ बोर्ड मैनेज करता है, और उसके जो भी प्रोसीड होते हैं वो डिफरेंट चीजों में काम आते हैं। एक बार अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बन गई तो उसे दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, देश की जो भी बड़ी मस्जिदें हैं ये वक्फ प्रॉपर्टीज है जिन्हें वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। अब हम प्रपोज अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड में विमेन का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी किया गया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी के लिए वक्फ बोर्ड को अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लेम्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। और तीसरा, इन प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना हो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व किया जाएगा प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए। अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीसेंट और लैंडमार्क केसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करते हैं। तो उसके लिए आप मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि पिछले कुछ सालों के जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है उसको हमने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया ताकि आपको कंसेप्ट, टॉपिक, हर चीज अच्छे से समझ में आए। फिर बाकी जो भी जजमेंट्स है उनके लिए सिंप्लीफाइड टेक्स्ट प्रिपेयर किया ताकि बेयर रीडिंग से भी आपको समझ में आ जाए कि केस का क्रक्स क्या है। फिर हर केस के लिए आपको असेसमेंट्स भी मिल जाते हैं। फिर इस साल जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रहे हैं हर एक को हमने वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया ताकि सारी चीजों की ग्रेविटी, पूरी लेंथ, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आए, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड मॉक और असेसमेंट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल नॉलेज तो है पर रीसेंट केसेस कौन से हो रहे हैं, पुराने लैंडमार्क केसेस कौन से हो रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छा ग्रास्प चाहिए, तो आप मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट के कोर्स को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक। दूसरा, अगर आप क्लैट, एलिट, टेस्ट या किसी भी LLM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन चेकआउट माय क्रैश कोर्स फॉर क्लैट एंड अदर LLM एग्जाम, जिसको हमने स्पेशली लास्ट मिनट तैयारी करने वाले बच्चे और वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया। तो हमारा एक फुल फ्लेजेड कोर्स भी है, पर ये जो क्रैश कोर्स है डिफरेंट कैसे है क्योंकि सिर्फ 3 महीने रह गए एग्जाम्स को, और ऐसे में कौन से टॉपिक्स को ध्यान देना है, कौन से केसेस रेलेवेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों ही कोर्सेज में सारे सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट ट्रैकर्स बनाए गए हैं। तो अगर आप अभी इस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो सब्जेक्ट ट्रैकर्स है और ये जो क्रैश कोर्स है ये आपकी ऐसे मदद करता है। तो पिछले जो भी एग्जाम्स हो चुके, चाहे वो क्लैट हो या एलिट हो, कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके लिए लेट डाउन है। फिर इस साल की एग्जाम की नीड्स के हिसाब से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से केसेस रेलेवेंट है, कौन से नहीं है, ये सारी चीजें भी लेट डाउन है ताकि आप स्ट्रैटेजिकली सिर्फ अपनी तैयारी पे, सिर्फ एग्जाम पे फोकस कर सके। फिर सब्जेक्ट्स के नीचे आपको इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे, असेसमेंट मिलेंगे जो आपको टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने में और याद करने में हेल्प मिलते हैं। प्लस आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक और एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स का भी एक्सेस मिलता है ताकि आप होलिस्टिकली तैयारी कर सके। और आप हर दिन तैयारी कर रहे हैं नहीं, उसके लिए भी हम हर दिन डेली असेसमेंट करते हैं, मॉक के विनर्स अनाउंस करते हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिवली, होलिस्टिकली इस एग्जाम को टारगेट कर सके। तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं अच्छे तरीके से,
तो इस कोर्स की लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये जजमेंट जिसकी सबने बहुत तारीफ की, और ये है एनरोलमेंट फी का इशू। तो इंडिया में क्या होता है कि लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB क्लियर करना होता है, पर इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि इसका ना स्टेट टू स्टेट एनरोलमेंट फी बहुत डिफरेंट था। मतलब किसी स्टेट में अगर 15,000 है तो किसी स्टेट में 40,000 है। और इसी नॉन यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने इस केस में कहा कि स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एडवोकेट एक्ट में दिए गए जो एनरोलमेंट फी है वो क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज और SC ST कैंडिडेट के लिए 125 रुपीज, इससे ज्यादा आप एनरोलमेंट फी चार्ज नहीं कर सकते हो। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। मतलब क्या कि जजमेंट आने से पहले अगर आपने ज्यादा एनरोलमेंट फी दे दी है तो उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, पर जजमेंट आने के बाद कोई भी आपसे ज्यादा एनरोलमेंट फी चार्ज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इस पूरे साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स। देखिए दुनिया भर में इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्री, पर जब भी हम मिनरल्स या माइंस की बात करते हैं सेंट्रो स्टेट टग ऑफ वॉर में चले जाते हैं कि इन एक्टिविटीज में कितना टैक्स लगेगा, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच बैठी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और कोर्ट ने कहा पहला कि स्टेट माइनिंग और मिनरल्स दोनों में टैक्स लगा सकता है, और दूसरा स्टेट्स जो रॉयल्टी माइनिंग लीज होल्डर से कलेक्ट करती है वो टैक्स नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि रॉयल्टी और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, चलिए समझते हैं। रॉयल्टीज के लिए पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट होता है जो कि एक प्राइवेट पार्टी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी न्यू मूवी में किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट के पुराने म्यूजिक को यूज करना है तो उस आर्टिस्ट को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, और टैक्स इम्पोज किया जाता है ताकि उससे जो पैसा आता है वो पब्लिक पर्पसेस में यूज हो सके। और इस केस में रॉयल्टी पे करना मतलब जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं उनके लिए पेमेंट करना। 9 अगस्त को हुए कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, पहले केस में क्या प्रोग्रेस हुई अभी तक ये समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने इस केस की हियरिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्होंने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया और FIR फाइल करने में देरी की। इंडिया के डॉक्टर्स को लेकर एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जो रिकमेंडेशंस देगी मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस और वेलबींग के बारे में। फिर डॉक्टर से वापस काम पर लौटने की अपील भी की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, जैसे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर वेपन्स का चेक नहीं होना और कई हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी भी नहीं है। प्लस सोशल मीडिया से विक्टिम का नाम, फोटो और वीडियो हटाने के लिए भी डायरेक्ट किया है। अब हम समझते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो लिटरली इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन। और अच्छे से समझते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है जब भी किसी इंसान के राइट्स वॉयलेट हो रहे होते हैं वो इंसान कोर्ट के पास जाता है जस्टिस के लिए, तो आप अपना केस लेकर कोर्ट के पास जाते हैं। पर जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही हो या उनके फंडामेंटल राइट्स पर बात बनाती है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बिना किसी रिक्वेस्ट, अपील या पिटिशन के डायरेक्टली उस केस को एड्रेस कर सकते हैं, उस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे रिसेंटली हमने बदलापुर केस में देखा, मणिपुर केस में देखा, कोलकाता केस में देख ही रहे। कोर्ट का ऐसे करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे प्रोसेसेस स्पीड अप हो जाते हैं, इंक्वायरीज में एफिशिएंसी आती है, ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और कोर्ट स्पेशल डायरेक्शंस भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये केस जिसने CRPC के सेक्शन 125 की मीनिंग को डीपन किया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आराम से समझते हैं। देखिए इंडिया में मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस जैसे इश्यूज पर्सनल लॉ के अंदर कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न होगी, मुस्लिम्स में निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर कवर होगी। तो ये हो गए आपके पर्सनल लॉज। वहीं दूसरी तरफ है आपका सेक्युलर लेजिस्लेशन सेक्शन 125 और CRPC जो मेंटेनेंस की बात करता है। नए लॉज में ये BNSS का सेक्शन 144 बन गया, पर बात एक ही चीज करता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो खुद को मेंटेन कर पा रहा है उसे अपनी वाइफ और अपनी लेजिटिमेट या इनलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को भी मेंटेन करना होगा अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब इसमें जो वाइफ टर्म है ये डाइवोर्स्ड वुमेन को भी इंक्लूड करेगा जिसकी दोबारा शादी नहीं हुई हो। ठीक है, अब पर्सनल लॉ वर्सेस सेक्शन 125 के बीच में डिबेट चलती है मेंटेनेंस को लेके कि एक मुस्लिम वुमेन अगर मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है तो क्या सिर्फ वो पर्सनल लॉ के अंदर कर सकती है या वो सेक्शन 125 की भी हेल्प ले सकती है या नहीं। और यहाँ पे आता है हमारा ये केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक मुस्लिम वुमेन अपने एक्स हस्बैंड से सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, भले ही जो डाइवोर्स है वो पर्सनल लॉ के अंदर हुआ। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस दिया जाता है ये इन एडिशन टू पर्सनल लॉ दिया जाता है, ना कि अगेंस्ट। अब मुझे ये बताना कि इंडिया में मैरिज की लीगल एज क्या है।
फॉर अ मैन इट्स 21 years of age एंड फॉर अ वुमेन इट्स 18 years of age। पर हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक बिल पास किया है जो वुमेन की मिनिमम मैरिजेबल एज को 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात करती है। मतलब ये जो एज डिफरेंस था 21 और 18 में, इसे खत्म करने की बात करती है। बेसिकली इस बिल ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को अमेंड किया है। उस एक्ट का सेक्शन 2A कहता था अ चाइल्ड मींस a male below 21 years of age and a female below 18 years of age। पर अभी जो अमेंडेड सेक्शन है ये कहता है a child is any male or female below 21 years of age। तो जो एज डिफरेंस था इसे खत्म करता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, कि कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना लेते हैं। तो चाइल्ड, मैरिज, इन्फेंट, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स है। तो चाइल्ड मैरिज पर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब इस बिल को अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो ये एक्ट बन जाएगा। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए वो ये कि इंडिया में अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, आपको पता चल गया और फिर भी आप उसे रिपोर्ट नहीं करे तो ये खुद एक ऑफेंस है। ऐसे ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल में, जहाँ पे 4 साल के बच्चे को क्लीनिंग स्टाफ ने सेक्सुअली अब्यूज किया। बाद में उसके अगेंस्ट FIR फाइल हुई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह नोट किया कि FIR पढ़कर समझ में आता है कि इस इंसिडेंट के बारे में स्कूल को पता चल गया था और फिर भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। इसी कारण पुलिस ने स्कूल अथॉरिटीज के अगेंस्ट जो FIR फाइल की थी उसमें सेक्शन 21 ऑफ पॉक्सो एक्ट को मेंशन किया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें इस सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया था। यहाँ हम पॉक्सो एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो पॉक्सो एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जो चिल्ड्रन के साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज के इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट का सेक्शन 21 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस के बारे में बात करता है। इस सेक्शन का क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन चिल्ड्रन के अगेंस्ट हुए ऑफेंसेस को रिपोर्ट नहीं करता है या ऐसे ऑफेंसेस को रिकॉर्ड करने में फेल होता है तो उसे 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट या फाइन या दोनों सजा मिल सकती है। वहीं क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन जो किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है और ऑफेंस को रिपोर्ट नहीं करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट अंडर हिज कंट्रोल तो उसे 1 साल तक की जेल और फाइन दोनों हो सकती है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों ये थे पूरे महीने के कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरे कुछ कोर्सेज है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। इन कोर्सेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। अब इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी लीगल टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या मेरे लिए कोई फीडबैक हो, सजेशन हो कि मैं वीडियोस बेटर कैसे बना सकती हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल राइट बैक टू यू। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।